नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। रुक कर लेते हैं रिपोर्ट्स का। 6 जून की आधी रात रूस की आग में यूक्रेन दहल उठा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहरों पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइल से अटैक कर दिया। इसी के साथ पुतिन ने 1 जून को यूक्रेन के रूस के एयरबेस को निशाना बनाने का इंतकाम ले लिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां ये महज सैन्य टकराव नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन चुका है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें जेलेंस्की के कई शहर दहल गए और रूस के इन बारूदी हमलों में कई लोगों की मौतें भी हुई। तो यूक्रेनी सेना का भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसी हमले के साथ दुनिया भर में न्यूक्लियर वॉर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दुनिया के कई देशों को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर वार, पुतिन लेंगे इंतकाम। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, ब्रिटिश कर्नल की चेतावनी। यूक्रेन पर रूस का पलटवार, जेलेंस्की ने लगाई शांति की गुहार। झुकेंगे नहीं पुतिन, यूक्रेन पर वार अंतिम। 1 जून को जब यूक्रेन ने रूस को घर में घुसकर मारा था, पुतिन के देश में तबाही मचाई थी, रूसी सेना के एयरबेस को टारगेट किया था। उस दिन से ये तो तय था कि पुतिन चुप बैठने वाले नहीं हैं। और कुछ ही दिनों बाद 6 जून को यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से का अंजाम भी देखा कि किस तरह रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में बम और मिसाइलें बरसाकर तबाही मचाई। रूस ने 452 ड्रोन और 45 मिसाइलों का इस्तेमाल कर राजधानी कीव, चेरनिहिव, लुत्स्क, ल्विव, सुमी, पोल्टावा समेत कई शहरों को निशाना बनाया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक 80 लोग घायल हुए और 6 लोगों की जान चली गई। रूसी सेना का ये हमला सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 452 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागकर पूरे यूक्रेन को दहला दिया। ये हमला यूक्रेन की ओर से रूसी एयरबेस पर किए गए ड्रोन हमले के जवाब में किया गया, जिसमें यूक्रेन ने रूस के अंदर तक पहुंचकर न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए चेतावनी दी थी कि अब जवाब तगड़ा होगा, और हुआ भी यही। रूस ने रात भर यूक्रेन के 9 अलग-अलग जगहों पर बमबारी कर बता दिया कि पुतिन से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही जेलेंस्की ने रूस पर हमला करके दुनिया के सामने अपना दमखम दिखाया था, लेकिन जब पुतिन की तरफ से उन्हें बारूदी जवाब मिला तो जेलेंस्की एक बार फिर दुनिया से मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 80 लोग घायल हुए और कुछ अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। और दुर्भाग्य से दुनिया में हर कोई ऐसे हमलों की निंदा करता। पुतिन इसी का फायदा उठाते हैं। वे युद्ध जारी रखने के लिए खुद को समय दे रहे हैं। रूस लगातार दुनिया की एकता में दरार डालने की कोशिश कर रहा है ताकि युद्ध के लिए दबाव को रोका जा सके। हमें अपने सामने मौजूद काम को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। कूटनीति काम करनी चाहिए, सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए और शांति स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए शुरुआती कदम उठाने होंगे, खास तौर पर युद्ध विराम। ऐसा करने और हमलों को रोकने के लिए रूस पर दबाव डाला जाना चाहिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता की शर्तों को पुराने अल्टीमेटम बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें यूक्रेन से 4 क्षेत्रों से सेना हटाने, पश्चिमी मदद बंद करने और नाटो में शामिल न होने की मांग शामिल है। दोनों देशों के बीच जारी जंग और पुतिन के गुस्से से एक बार फिर दुनिया में विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दुनिया के कई देशों को महाविनाश की चिंता सताने लगी। पुतिन के रवैये को देखकर महातबाही का डर सताने लगा है, क्योंकि पुतिन का गुस्सा और उनका बदला लेने का तरीका किसी से छिपा नहीं है। अगर पुतिन बदला लेने पर आ जाएं, तो वो किसी भी देश की नहीं सुनेंगे, फिर चाहे वो सुपर पावर ही क्यों न हो। शायद ये पुतिन का बारूदी एक्शन ही है कि रूस के विध्वंसक कार्रवाई के बाद ब्रिटिश कर्नल रिचर्ड केम्प ने एक गंभीर चेतावनी दे डाली, जो यूक्रेन के साथ साथ दुनिया को भी डराने वाली है। ब्रिटिश कर्नल रिचर्ड केम्प का दावा है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, खासकर यूक्रेनी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर। केम्प का कहना है कि डरावनी सच्चाई यही है कि ये रणनीति काम कर सकती है। दुनिया के नेता यूक्रेन को लेकर न्यूक्लियर हथियारों का जवाब नहीं देंगे। उनका मानना है
कि पुतिन इस तरह के चरम कदम उठाकर अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं। यूक्रेन को मजबूर करना चाहते हैं कि वो हार मान ले। कर्नल रिचर्ड केव का ये दावा बेवजह नहीं है। वो बिना किसी कारण के न्यूक्लियर वॉर की बातें नहीं कर रहे। उनके इस दावे के पीछे ब्रिटेन में रूसी राजदूत की चेतावनी है। दरअसल ब्रिटेन में रूसी राजदूत आंद्रेई केलिन ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने ब्रिटेन पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में सहयोग का आरोप लगाया है। आंद्रेई केलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियो स्पेस डेटा की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के डर को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में रूस ने कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। 2022 में रूस के टीवी चैनलों ने लंदन, पेरिस और बर्लिन पर न्यूक्लियर हमले की बात कही थी। इसके अलावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 2023 में चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देते हैं तो रूस पहले हमला करेगा। हालांकि पश्चिमी देशों ने इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि रूस के पास अभी तक न्यूक्लियर हमले की तैयारी के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का बहुत भौकाल हुआ करता था, इसीलिए क्योंकि अब उद्धव ठाकरे वर्चस्व की जंग लड़ रहे, तो राज ठाकरे की सियासत लगभग खत्म हो चुकी है। इन सबके बीच खबर यह है कि दोनों भाई एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की सियासत में कितना असर पड़ेगा ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बीच अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो यकीनन ठाकरे भाइयों को फायदा होगा। इस बीच सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि किसे किसके साथ जाना है। जितने पार्टनर आएंगे तो अच्छा है। महाविकास आघाड़ी के लिए एक साथ मिलकर महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे, ताकत बढ़ेगी। अच्छी बात है कि अगर दोनों भाई साथ आ रहे हैं तो हमें राज ठाकरे के आने से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा कहा, जिससे पता चलता है उन्हें राज ठाकरे का स्वागत करने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों के दिल में जो है वही होगा। हमारे और हमारे शिव सैनिकों के दिल में कोई भ्रम नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में भी कोई भ्रम नहीं है। इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो फायदा दोनों को ही होगा। वोट बैंक भी एक होगा और दोनों मजबूत होंगे। तो आने वाले दिनों में भाई भाई मिलते हैं या नहीं, ये तो वक्त की बात है। दोनों को एक पलड़े में ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सभी हिंदुस्तानी को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है। यह इसलिए कि इसमें हमारे आक्रमण यानी अटैक और सुरक्षा यानी डिफेंस दोनों का जलवा दुनिया ने देखा। भारत के स्वदेशी एंटी ड्रोन D4 सिस्टम जैसे DRDO और BEL ने मिलकर तैयार किया। ये बेहद कारगर साबित हुआ और इसने पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, उनकी मूली की तरह उनको काट डाला। बात इतना ही नहीं, इस हथियार की धमक, गरज और दहाड़ दुनिया ने सुनी और वो दंग रह गए। अब एंटी ड्रोन D4 सिस्टम खरीदने के लिए चीन का नंबर एक दुश्मन ताइवान बेकरार है। दरअसल चीन से होने वाले खतरे को देखते हुए ताइवान चीन को सबक सिखाना चाहता है और इसके लिए उसे भारत के एंटी ड्रोन D4 सिस्टम की बेहद जरूरत है। भारत के एंटी ड्रोन की ताकत चीन भी देख चुका है, ऐसे में उसका बौखलाना लाजमी है। एक तरफ चीन खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ वो चाहेगा कि भारत ताइवान को एंटी ड्रोन D4 सिस्टम नहीं दे। तो बड़ा सवाल यही है कि बदलते माहौल में क्या भारत आक्रामक नीति अपनाते हुए ताइवान को एंटी ड्रोन D4 सिस्टम देगा? भारत का रणनीतिक और कूटनीतिक फैसला क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडियन एंटी ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान में पसरा मातम। एंटी ड्रोन से भारत की दहाड़, ताइवान खरीदने को बेकरार। ताइवान से आया ऑर्डर, सुरक्षित चाहता है बॉर्डर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोनों को भारत ने जिस हथियार से गाजर मूली की तरह काटा, वो भारत का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है। इस सिस्टम को खरीदने के लिए चीन का सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान बेकरार है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद D4 एंटी ड्रोन की मांग काफी बढ़ गई है। D4 यानी डिटेक्ट, डिटर, डिस्ट्रॉय, डिफेंड।
एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत के डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। चीन ताइवान की कहानी समझिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चीन ने साफ कह रखा है कि ताइवान को चीन में मिलाने के लिए वह बल प्रयोग कर सकता है। बीते कुछ सालों में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने सैन्य अभ्यासों और ड्रोन निगरानी को बढ़ाया है। 2024 के बाद पीएलए ने ताइवान की सीमा के पास निगरानी और हमलावर ड्रोन की संख्या दोगुनी कर दी है। इन खतरों को भांपते हुए ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत से वो हथियार मांगे हैं जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को गाजर मूली की तरह काट दिया था। ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत के डीआरडीओ और बीईएल की तरफ से विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का अनुरोध भेजा है। ताइवान के इस अनुरोध पर चीन का बौखलाना तय है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान की मदद करे। लेकिन चीन जिस तरह से पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैकेज जारी कर रहा है, चीन जिस तरह से आधुनिक हथियार सिस्टम पाकिस्तान को सौंप रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को भी ताइवान को ऐसे ही हथियार सौंपने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का जौहर दुनिया को देखने को मिला था, जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के बने करीब 300 से 400 ड्रोन के साथ भारत पर हमला किया था। तो इस दौरान भारत ने सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। भारत ने तुर्की के बायर कतार TB2 ड्रोन को भी मार गिराया था, जिससे भारत की एडवांस सॉफ्ट किल जैमिंग और हार्ड किल लेजर क्षमता की मजबूती का पता चला था, जिससे दुनिया दंग रह गई थी। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? D4 यानी डिटेक्ट, डेटर, डिस्ट्रॉय, डिफेंड एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत के डीआरडीओ और बेल ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम 4 स्तर पर काम करता है। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है और इसके D4 का मतलब समझिए। पहले D यानी डिटेक्ट का मतलब पता लगाना है। यह मल्टी फ्रीक्वेंसी रडार और EO/IR सेंसर से ड्रोन की उपस्थिति का सटीक पता लगाता है। डेटर यानी डराना, यह सिग्नल जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग से दुश्मन के ड्रोन को मिशन से भटका सकता है। D3 को समझिए। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, सिस्टम में लेजर आधारित हार्ड किल तकनीक और RF जैमर से सशस्त्र ड्रोन को हवा में ही खत्म किया जा सकता है। डिफेंड यानी रक्षा करना, यह किसी भी बचे ड्रोन या झुंड यानी स्वार्म हमले से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा सुनिश्चित करता है। अब ताइवान भारत के इसी एंटी ड्रोन से चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देश तकनीक, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2020 के बाद से भारत में ताइवानी चिप कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में यह पहला मौका होगा जब ताइवान भारत से सैन्य तकनीक की मांग कर रहा है, लिहाजा इससे चीन बुरी तरह से बौखला सकता है। भारत अगर ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम देता है तो यह बीजिंग के लिए एक सीधी रणनीतिक चुनौती होगी। चीन पहले भी भारत द्वारा वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को रक्षा सहयोग देने पर आपत्ति जता चुका है। ताइवान को हथियार देना चीन की वन चाइना पॉलिसी के सीधे विरोध में माना जाएगा। ऐसे में चीन निश्चित तौर पर भारत के सामने कड़ा डिप्लोमेटिक विरोध जताएगा। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अब आक्रामक विदेश नीति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान को घातक हथियार देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाता। ऐसे में ताइवान को घातक हथियार देकर भारत चीन को एक कड़ा संदेश दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोविड का खौफ हर किसी को रहता है, क्योंकि इस कोविड ने कुछ सालों पहले जनजीवन ठप कर दिया था। इस वक्त भी कोविड के एक्टिव केस तकरीबन 5000 के पार हो चुके हैं। दुनिया में थाईलैंड, चीन, सिंगापुर में ज्यादा मामले हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस कोरोना की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना के इस नए वायरस का नाम HKU5CoV2 है। फिर इसे इंसानों में होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये चीन के कुछ प्रांतों में चमगादड़ों में जरूर पाया गया है। इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें म्यूटेशन यानी थोड़ा सा बदलाव इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस MERS से मिलता जुलता हुआ है
और इसीलिए यह खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मृत्यु का प्रतिशत तकरीबन 34 बताया जा रहा है, यानी हर तीसरे संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती। बता दें कि चमगादड़ों में पाए जाने वाले HKU5CoV2 वायरस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पहचाना है और ये वही संस्थान है जहां से कोविड के लीक होने की आशंका जाहिर की गई थी। चीन की कुछ परिस्थितियां भी हैं। HKU5CoV2 वायरस को फैलने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इन सब बातों को समझने के लिए एक रिपोर्ट देखिए। चीन में कोविड का नया वायरस, चमगादड़ों में फैलने से दहशत, वैज्ञानिकों को भारी टेंशन, खतरनाक होगा म्यूटेशन, वायरस से इंसानों पर कहर, फैल सकता है शहर शहर। कोविड के नए वायरस का नाम ध्यान से सुनिए, यह है HKU5CoV2। यह वायरस अभी चीन में मिला है, वो भी चमगादड़ों में। लेकिन यूं समझिए कि चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से महज एक कदम दूर है। इसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि HKU5CoV2 नाम का यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। म्यूटेशन यानी एक छोटे से बदलाव के बाद यह इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। बता दें कि इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था। इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब को आप पहचान रहे होंगे। दरअसल यहीं से कोविड-19 के लीक होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। क्या है HKU5CoV2 का लाइनेज 2 टाइप? HKU5CoV2 का लाइनेज 2 टाइप इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। बता दें कि HKU5CoV2 वायरस मर्बेको वायरस फैमिली का हिस्सा है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे घातक वायरस शामिल है और यह मुख्य रूप से चमगादड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऊंटों के जरिए इंसानों में फैलता है। ऊंट इसके रिजर्वायर माने जाते हैं। रिजर्वायर उसे कहते हैं जहां निष्क्रिय वायरस रहते हैं। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहली बार 2012 में सऊदी अरब में सामने आया था। मर्स की मृत्यु दर लगभग 34% है, यानी हर 3 में से एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक छोटा सा बदलाव उसे ह्यूमन ACE2 कोशिकाओं से जुड़ने में सक्षम बना देता है। ये कोशिकाएं लोगों के गले, मुंह और नाक में पाई जाती हैं। चीन के बाजारों से भी फैल सकता है वायरस। अभी HKU5CoV2 वायरस केवल चमगादड़ों में फैला है और इंसानों में इसके फैलने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि जानकारों को डर है कि चीन में बेकाबू वन्य जीव व्यापार के कारण इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चीन के बाजारों से भी इस वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा जताया है, क्योंकि इन बाजारों में जानवरों को खुले और गंदी परिस्थितियों में रखा जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने स्यूडोवायरस नामक प्रयोग किया। स्यूडोवायरस यानी नकली वायरस। इसमें HKU5 के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग किया गया। इस प्रयोग से पता चलता है कि यह वायरस चमगादड़ों की कोशिकाओं को आसानी से संक्रमित करता है और इंसानी कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है। अगर इसमें खास म्यूटेशन हो जाए तो चमगादड़ और इंसानों के बीच केवल एक म्यूटेशन होने की देरी है। अब इसे और आसानी से समझिए। अगर यह वायरस चमगादड़ों से किसी और जानवर जैसे मिंक या जंगली बिलाव तक पहुंचता है तो इसमें म्यूटेशन होगा, जिसके बाद ये वायरस इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम हो जाएगा। नेशनल थाईलैंड की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर मई तक थाईलैंड में कोविड-19 के 1,87,000 मामले और कम से कम 44 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 18 से 24 मई के बीच कुल 67,000 नए मामले और 8 मौतें दर्ज की गई, जिनमें बैंकॉक सबसे आगे रहा। इसी तरह सिंगापुर में भी मामलों में वृद्धि देखी गई। मई की शुरुआत में लगभग 14,200 संक्रमण थे। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3,000 मरीज सामने आए। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में चीन में 1,68,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 340 गंभीर मामले और 9 मौतें शामिल हैं। हिंदुस्तान की बात करें
तो कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि यह ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही वायरस है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है कि ये इतने सीरियस नहीं है। WHO द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ये वायरस की जितनी भी वेराइटीज है उसमें कोई हानि पहुंचे, डेथ हो, बहुत झड़प से उसका फैलावा हो, ऐसी कोई बात अभी लगती नहीं है। लेकिन अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जितने बेड है, वेंटिलेटर है, आईसीयू बेड्स है, दवाई की हमने पूरी गुजरात में कर ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी फिलहाल HKU5-CoV2 वायरस इंसानों में नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने का पहला उपाय है सावधानियां, मास्क, 2 गज की दूरी और लक्षण पर तुरंत टेस्ट करा लेना। और फिलहाल तो पैनिक जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन डायबिटीज के रोगियों और बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन में नए वायरस की पुष्टि की वजह से अब भारत में भी लोग डरने लगे हैं कि कहीं एक बार फिर से कोविड की तरह नया वायरस भारत में दाखिल ना हो जाए, और वैज्ञानिक भी टेंशन में है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।